गुड मॉर्निंग दोस्तों। नई इसी वीडियो के अंदर फिर से आप तमाम दोस्तों के साथ मुलाकात हुई। इसमें हम बात करने वाले हैं फॉरेस्टर एग्ज़ाम के रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज़ जो आमतौर पर फिज़िक्स के रिलेटेड हैं। तो इसमें हम एमसीक्यूज़ के ऊपर बात करने वाले हैं। तो आप जो है कमेंट सेक्शन में अपना स्कोर लिखिए कि कितना स्कोर जो है आपका इसमें होता है। और इस टॉपिक के रिलेटेड अगर जिसने पढ़ा नहीं होगा तो वो इससे पीछे वीडियो के अंदर जाकर सिंपल हार्मोनिक मोशन के बारे में पढ़ सकता है, उसे समझ सकता है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला एमसीक्यू कहते हैं, ए मास ऑन ए स्प्रिंग अंडरगोज सिंपल हार्मोनिक मोशन, द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द इक्विलिब्रियम इज कॉल्ड। यानी कितना डिस्प्लेस होता है वो, अगर सिंपल हार्मोनिक मोशन से कोई ऑब्जेक्ट जो है वो लटकी हुई है तो वो कितना डिस्प्लेस होती है। तो उसकी डिस्प्लेसमेंट को क्या कहेंगे? इक्विलिब्रियम के बाद जो डिस्प्लेसमेंट होती है तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को क्या कहते हैं? पीरियड, बी फ्रीक्वेंसी, सी एम्पलीट्यूड, डी वेवलेंथ और ई जो है स्पीड। तो कमेंट सेक्शन में आप अपना आंसर लिख सकते हैं। तो इसका आंसर है पार्ट सी, एम्पलीट्यूड। इसका आंसर है पार्ट सी, एम्पलीट्यूड। दूसरा क्वेश्चन, इन ए पीरियडिक प्रोसेस द नंबर ऑफ साइकिल्स पर यूनिट ऑफ टाइम इज कॉल्ड। इन ए पीरियडिक प्रोसेस द नंबर ऑफ साइकिल्स पर यूनिट ऑफ टाइम इज कॉल्ड। नंबर ए पीरियड, नंबर बी फ्रीक्वेंसी, नंबर सी एम्पलीट्यूड, नंबर डी वेवलेंथ और नंबर ई स्पीड। कमेंट सेक्शन में आंसर कीजिए। इसका आंसर है फ्रीक्वेंसी, बी पार्ट, फ्रीक्वेंसी। तीसरा क्वेश्चन, इन ए पीरियडिक प्रोसेस द टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन साइकिल इज कॉल्ड। इन ए पीरियडिक प्रोसेस द टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन साइकिल इज कॉल्ड। नंबर ए पीरियड, नंबर बी फ्रीक्वेंसी, नंबर सी एम्पलीट्यूड, नंबर डी वेवलेंथ और नंबर ई पार्ट ई स्पीड। कमेंट सेक्शन में कर दीजिए आंसर इसका। इसका है पार्ट ए, पीरियड। चौथा क्वेश्चन, व्हेन ए मास रीचेस पॉइंट एक्स इज इक्वल टू प्लस ए, इट्स इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज ए पार्ट मैक्सिमम एंड पॉजिटिव, बी मैक्सिमम एंड नेगेटिव, सी जीरो लेस देन मैक्सिमम एंड पॉजिटिव, ई लेस देन मैक्सिमम एंड नेगेटिव। 4 क्वेश्चन का आंसर कीजिए। कमेंट सेक्शन में आंसर लिखिए। तो इसका आंसर है पार्ट सी, जीरो। पार्ट सी है इसका आंसर। 5वां क्वेश्चन, व्हेन द मास रीचेस point x is equal to 0, its instantaneous velocity is a maximum and can be positive or negative, b constant and does not depend on the location, c 0 slightly less than maximum and positive, e slightly less than maximum and negative। कीजिए आंसर। इसका आंसर है ए पार्ट, मैक्सिमम एंड कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव। अगला क्वेश्चन, व्हेन द मास रीचेस पॉइंट एक्स इज इक्वल टू प्लस, इट्स इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन इज। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन क्या होती है उसकी? ए मैक्सिमम एंड पॉजिटिव, मैक्सिमम एंड नेगेटिव, सी जीरो, डी स्लाइटली लेस देन मैक्सिमम एंड पॉजिटिव और ई स्लाइटली लेस देन मैक्सिमम एंड नेगेटिव। छठे क्वेश्चन का आंसर कीजिए। इसका आंसर है पार्ट बी, मैक्सिमम एंड नेगेटिव। पार्ट बी मैक्सिमम एंड नेगेटिव। 7वां क्वेश्चन, व्हेन द मास रीचेस पॉइंट एक्स इक्वल टू 0, इस इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन इज मैक्सिमम एंड नेगेटिव, ए पार्ट, बी मैक्सिमम एंड नेगेटिव, इस पहला था मैक्सिमम एंड पॉजिटिव, बी है मैक्सिमम एंड नेगेटिव, सी है जीरो, डी स्लाइटली लेस देन मैक्सिमम एंड पॉजिटिव और ई जो है स्लाइटली लेस देन मैक्सिमम एंड नेगेटिव।
कीजिए आंसर। तो इसका आंसर है सी, 0। डायग्राम में भी आप समझ सकते हैं। 8वां क्वेश्चन, एट विच लोकेशन ऑफ ए मास द सिस्टम हैज़ मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। बहुत अच्छे से ये चीज़ मैंने आपको समझाई इससे पहले वीडियो के अंदर, सिंपल हार्मोनिक मोशन की वीडियो के अंदर आप जाके देख सकते हैं। ये काइनेटिक एनर्जी के बारे में मैक्सिमम डिटेल जितनी चाहिए थी उतनी मैंने दे दी है। आप वहाँ पे जाके वीडियो को देख सकते हैं। इसी चैनल के ऊपर आपको ये तमाम वीडियोस मिलेंगी। इससे पहले जितने भी टॉपिक्स हमने क्लियर किए हैं तो इसी यूट्यूब चैनल पे आपको मिल जाएंगे पीछे। तो इसमें काइनेटिक एनर्जी के बारे में आपने मैक्सिमम बोलना कि मैक्सिमम जो है किस मास पे काइनेटिक एनर्जी, किस लोकेशन पे मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होती है। पॉइंट जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, पॉइंट ए, ओ और बी दिया हुआ है। ओनली पॉइंट ए, ओनली पॉइंट बी, सी, ओनली पॉइंट ओ और डी में है पॉइंट ए एंड बी और ई है काइनेटिक एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट। कीजिए आंसर। इसका है सी, ओनली पॉइंट ओ, ओनली पॉइंट ए ओ पे मैक्सिमम होगी काइनेटिक एनर्जी। क्योंकि यहाँ पे जब आप देखोगे, क्योंकि ये मेन पोजीशन है स्प्रिंग का, ये टू एंड फ्रो मोशन है और भी आगे जाता है पीछे जाता है। लेकिन मैंने आपको ये चीज़ समझाई थी वहाँ पे, क्योंकि आगे जाने से उसकी वेलोसिटी जो है डिक्रीज़ होती है और मेन पोजीशन पे आने के लिए उसकी वेलोसिटी इंक्रीज़ होती है। जब वेलोसिटी इंक्रीज़ होगी, क्योंकि यहाँ ए पॉइंट पे मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पे क्या है, वेलोसिटी 0 हो जाती है और वेलोसिटी 0 होगी, काइनेटिक एनर्जी भी 0 होगी। और बी पॉइंट पे भी मैक्सिमम जो है वो डिस्प्लेसमेंट होती है और इस पे भी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी और काइनेटिक एनर्जी भी 0 हो जाएगी। लेकिन मेन पोजीशन पे जब ये मेन पॉइंट पे आता है, इक्विलिब्रियम पॉइंट की तरफ जो है कोई भी मास का ऑब्जेक्ट जो है आता है, तो वहाँ पे उसकी वहाँ के लिए काइनेटिक एनर्जी जो है मैक्सिमम हो जाती है और उस इक्विलिब्रियम में मैक्सिमम हो जाती है काइनेटिक एनर्जी। तो तभी जो है ओ पॉइंट पे मैक्सिमम होगी, क्योंकि मैक्सिमम के बारे में भी पूछा गया था। 9वां सवाल, एट विच लोकेशन ऑफ द मास ऑफ सिस्टम हैज़ द मैक्सिमम इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी की बात की है और क्योंकि काइनेटिक एनर्जी के अगेंस्ट होता है, इसके बिल्कुल उलट आपने याद रखना है काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी। अगर काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम जो है वो किस पॉइंट पे होती है, सेंट्रल पॉइंट पे, मतलब इक्विलिब्रियम पोजीशन पे अगर मैक्सिमम होती है, इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी कहाँ पे होगी, पॉइंट ए और बी पे। तो इसका मतलब इसका क्या होगा, डी इसका सही आंसर होगा, डी, पॉइंट ए और बी। 10वां सवाल, ए मास स्प्रिंग ऑक्सीलेटिंग सिस्टम अंडरगो सिंपल हार्मोनिक मोशन विद मैक्सिमम एम्पलीट्यूड ए। क्योंकि एम्पलीट्यूड मैंने आपको बोला था जितनी डिस्प्लेस होता है वो इक्विलिब्रियम से, उसको एम्पलीट्यूड कहते हैं। इफ़ द एम्पलीट्यूड इज डबल्ड विद व्हाट इफेक्ट विल इट प्रोड्यूस ऑन द मैकेनिकल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम। मैकेनिकल एनर्जी पे क्या, अगर हम एम्पलीट्यूड को डबल करते हैं तो मैकेनिकल एनर्जी पे उसका क्या असर पड़ेगा, इफेक्ट आपने बोलना है। तो ए पार्ट एनर्जी इज इंक्रीज्ड बाय फैक्टर 2, बी एनर्जी इज इंक्रीज्ड बाय फैक्टर 4, एनर्जी इज डिक्रीज्ड बाय फैक्टर 2, एनर्जी इज डिक्रीज्ड बाय फैक्टर 4 और ई है इट डज नॉट इफेक्ट द एनर्जी। तो कीजिए आंसर इसका। ये भी बहुत अच्छे से मैंने आपको चीज़ समझाई थी वीडियो के अंदर। तो इसका जो है पार्ट बी है, द एनर्जी इज इंक्रीज्ड बाय फैक्टर 4। उसके बाद 11वां सवाल, A mass spring oscillating system undergoes simple harmonic motion with maximum amplitude A. If the spring constant is doubled, spring constant अगर double किया जाए, what effect will it produced on the mechanical energy of the system? तो पहला पार्ट है, the energy is increased by the factor 2, the energy is increased by factor 4, the energy is decreased by factor 2, the energy is decreased by factor 4. It does not affect the energy. एनर्जी पे इसका कोई असर नहीं रहेगा, स्प्रिंग कांस्टेंट को हम डबल करते हैं। कीजिए आंसर। तो इसका आंसर है पार्ट ए, द एनर्जी इज इंक्रीज्ड बाय द फैक्टर 2। अगला सवाल, कहते हैं ऑब्जेक्ट विद ए मास m इज सस्पेंडेड फ्रॉम एन इलास्टिक स्प्रिंग विद ए स्प्रिंग कांस्टेंट k. द ऑब्जेक्ट ऑक्सिलेट्स विद मैक्सिमम एम्पलीट्यूड a. इफ द एम्पलीट्यूड ऑफ ऑक्सीलेशन इज डबल, हाउ इट विल चेंज द पीरियड ऑफ ऑक्सीलेशन। पीरियड ऑफ ऑक्सीलेशन में क्या फ़र्क आएगा अगर एम्पलीट्यूड को हम डबल करते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन के अंदर। तो पार्ट ए, द पीरियड इज इंक्रीज्ड बाय द
factor 2, the period is increased by 4 by factor 4, the period is decreased by factor 2, the period is decreased by factor 4, the period remains the same. कीजिए आंसर, इसका क्या आंसर है? आप वीडियो को पॉज करके और अच्छे से इस क्वेश्चन को समझ कर आंसर दे सकते हैं। 12 पार्ट का बोलिए आंसर। 12 पार्ट का जो है आंसर है ई पार्ट, द पीरियड रिमेन्स द सेम। पीरियड जो है वो सेम रहेगा, जो है एम्पलीट्यूड को कितना ही आप चेंज करना चाहेंगे लेकिन पीरियड जो है सेम रहता है। 13 क्वेश्चन, एन ऑब्जेक्ट विद ए मास m is suspended from an elastic spring with a spring constant k, the object oscillates with period t if the mass of the oscillation is quadrupled, मतलब अगर 4 टाइम ज़्यादा किया जाए, how it will change the period oscillation। पास करके क्वेश्चन को आप आसानी से समझ सकते हैं। धीरे धीरे अगर समझना होगा तो पास कीजिए वीडियो को। ए पार्ट, द पीरियड इज इंक्रीज बाय फैक्टर 2, द पीरियड इज इंक्रीज बाय फैक्टर 4, द पीरियड इज डिक्रीज बाय फैक्टर 2, द पीरियड इज डिक्रीज बाय फैक्टर 4, द पीरियड रिमेन द सेम। कीजिए आंसर। तो 13 क्वेश्चन का आंसर है पार्ट ए, द पीरियड इज इंक्रीज बाय फैक्टर 2। 14 क्वेश्चन, एन ऑब्जेक्ट विद ए mass m is suspended from an elastic spring with a spring constant k. The object oscillates with period t on the surface of the earth. If the oscillating system is moved to the surface of moon, how it will change the period of oscillation? Acceleration due to gravity on moon is 1.6 meter per square second. क्योंकि यहाँ पे acceleration ड्यू टू ग्रेविटी जो है अर्थ की अलग होती है और मून की अलग होती है, नहीं 1/6 होती है मून की अर्थ के रिलेटेड। तो ए पार्ट है, द पीरियड इज इंक्रीज बाय फैक्टर √6, द पीरियड इज इंक्रीज बाय 4 फैक्टर 4, द पीरियड इज डिक्रीज्ड बाय फैक्टर √6, द पीरियड इज डिक्रीज्ड बाय फैक्टर 4, द पीरियड रिमेन द सेम। 14 का, तो 14 का आंसर क्या है कीजिए कमेंट सेक्शन में इसका आंसर जल्दी जल्दी। शाबाश, वीडियो को पॉज करके आप, क्वेश्चन थोड़ा लंबा है, इसको आप समझ सकते हैं आसानी से। ये चीज़ें मैंने आपको पहले पढ़ाई हुई हैं पहले वीडियो के अंदर। अगर किसी ने नहीं पढ़ी होंगी तो वीडियो में इसी यूट्यूब चैनल पे वीडियो पे जाके सिंपल हार्मोनिक मोशन पे क्लिक करके वहाँ पे आप इस वीडियो को समझ सकते हैं, इस कंसेप्ट को आसानी से समझ सकते हैं। जल्दी कीजिए, शाबाश। तो इसका आंसर है पार्ट ई, क्योंकि मैंने आपको पहले बोला पीरियड पे कोई असर नहीं रहता है किसका, जब हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का कोई असर नहीं रहता पीरियड, तो पीरियड रिमेन द सेम। तो पीरियड जो ई पार्ट है इसका आंसर, पीरियड जो है वो सेम रहता है। 15वां जो है 15 क्वेश्चन, ए मास एम सस्पेंडेड फ्रॉम स्प्रिंग एल अंडरगोज सिंपल हार्मोनिक मोशन, यूज द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द पीरियड ऑफ ऑक्सीलेशन। द पीरियड इंक्रीज विद इंक्रीज एम्पलीट्यूड, द पीरियड इंक्रीज विद इंक्रीज मास, द पीरियड इंक्रीज विद डिक्रीज लेंथ, द पीरियड इंक्रीज विद इंक्रीजिंग लेंथ, द पीरियड डज नॉट डिपेंड ऑन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे तो डिपेंड नहीं है, लेकिन यहाँ पे लेंथ की बात भी की है, जो एल एल अंडरगो सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो यहाँ पे इसमें एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी की बात की नहीं है तो है, क्योंकि जी वहाँ पे आता है जब हम एम्पलीट्यूड की बात करते हैं, 2π L/G, लेकिन एल पे भी डिपेंड है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो इसका मतलब जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, पीरियड विद इंक्रीजिंग लेंथ, द पीरियड इंक्रीज होगा उसके लेंथ के इंक्रीज होने, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शन का रिलेशन है इसके अंदर। तो पार्ट डी है इसका आंसर, द पीरियड इंक्रीजिंग लेंथ। ठीक है। 16 क्वेश्चन है, सिंपल पेंडुलम इज मूव्ड फ्रॉम द अर्थ टू द मून, मून पे जाता है पेंडुलम, हाउ डज इट चेंज द पीरियड ऑफ ऑक्सीलेशन, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन मून इज 1.6 मीटर पर स्क्वायर सेकेंड। अब एक सिंपल पेंडुलम जो है वो मूव करता है यहाँ से, क्योंकि वहाँ पे पीरियड की बात हो रही थी, यहाँ पे पीरियड की, हाउ इट डज पीरियड ऑफ ऑक्सीलेशन, पीरियड ऑफ ऑक्सीलेशन यहाँ पे बात की हुई है। तो द पीरियड इज इंक्रीज विद फैक्टर √6, the period is increased by factor 4, the period is decreased by factor √6, the period is decreased by factor 4, the period remain the same। तो 16 का आंसर है पार्ट ए, the period is increased by factor √6। 17 question, the length of a simple pendulum oscillating with a period t is quadrupled, what is the new period oscillation in terms of t। जो लेंथ है सिंपल पेंडुलम की विद ए पीरियड टी इज क्वाड्रुपल्ड, मतलब अगर वो 4 टाइम बढ़ा दिया जाए, व्हाट इज द न्यू
पीरियड ऑफ ऑक्सीलेट इन टर्म्स ऑफ टी। 17 का आंसर कीजिए, क्योंकि जब आप टी के बारे में पढ़ोगे टी इज इक्वल टू पाई एल अपॉन जी अंडर रूट, लेकिन एल अपॉन जी, लेकिन अगर एल को आप, क्योंकि आप समझो यहाँ पे फॉर्मूले के रिलेटेड टी जो है वो 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी के बराबर, एल जो है अंडर रूट के अंदर है, जब 4 टाइम्स करोगे तो रूट हटाने के बाद जो है ये 2 आएगा, तो इसका मतलब वो 2t बढ़ेगा, तो ए पार्ट इसका सही आंसर है। यहाँ से इसको कर सकते हो आप, 2t इसका सही आंसर है, क्योंकि फार्मूला जो है वो 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी है। जब एल, बाकी चीज़ें अगर कांस्टेंट रहती हैं तो कांस्टेंट रखने के बाद अगर एल के बारे में बात की जाए तो ये अंडर रूट एल आता है, और अंडर रूट एल में अगर 4 आप लिखोगे तो अंडर रूट से बाहर आने के लिए इसको 2 का स्क्वायर लिखना पड़ेगा, स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल होगा, तो 2 इसका सही आंसर, इसका मतलब 2t जो है इसका आंसर होगा। उसके बाद इसका ये पार्ट आंसर है। 18 क्वेश्चन है, सिंपल पेंडुलम हैज़ अ पीरियड ऑफ 1 सेकेंड, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग की लेंथ आपने बोलनी है। 18 क्वेश्चन है, कीजिए आंसर। 1 मीटर है, 2 मीटर है, 4 मीटर, 1/2 मीटर, 1/4 मीटर है। 1 सेकेंड इसकी ये है, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग की लेंथ क्या बोलनी है, क्या होगी, आप कमेंट सेक्शन में लिखिए आंसर इसका। तो इसका आंसर है पार्ट ई 1/4 मीटर, क्योंकि सेकंड है तो मीटर पर सेकंड आएगा, तो उसी हिसाब से आपने आंसर लिखना है। तो इसका है पार्ट ई 1/4 मीटर। 19 क्वेश्चन, ए सिंपल पेंडुलम विद a length of 1 meter oscillates on the surface of hypothetical planet X. What is the surface gravity on the planet if the period of oscillation is 4 seconds? सरफेस ग्रेविटी आपने बोलना है, अगर पीरियड जो है वो 4 सेकंड है और उसकी लेंथ जो है 1 मीटर है, तो आपने इसका आंसर बोलना है 19 क्वेश्चन का। पार्ट ए है 1.6 मीटर पर स्क्वायर सेकंड, 3.7 मीटर पर स्क्वायर सेकंड, 11.2 मीटर पर स्क्वायर सेकंड, 2.5 मीटर पर स्क्वायर सेकंड, 9.8 मीटर पर स्क्वायर सेकंड। कमेंट सेक्शन में आंसर कीजिए। कैलकुलेट करने के लिए आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं। कैलकुलेट अगर करना होगा तो आप वीडियो को फार्मूला पुट करके तब तक वीडियो को आप पॉज कीजिए, उसके बाद आंसर दे दीजिए। तो इसका आंसर है पार्ट डी 2.5 मीटर पर स्क्वायर सेकंड। उसके बाद आखिरी सवाल जो है 20th क्वेश्चन, ए मास रिंग oscillating system undergo simple harmonic motion, the following graph represent the elastic potential energy as the function of position। ये ग्राफ ही मैंने आपको लिखाया था, जहाँ पे एक ही ग्राफ हमने डबल चीज़ों को दिखाया था, एक काइनेटिक एनर्जी को भी दिखाया था और पोटेंशियल एनर्जी को भी दिखाया था। आप देख सकते हैं वीडियो के अंदर जाके, ये चीज़ मैंने बहुत अच्छे से आपको समझाई थी ग्राफ के रिलेटेड। और देखो ये क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है, तो कीजिए आंसर, चाहे ए बी सी और डी। पोटेंशियल एनर्जी का आपने बोलना है, तो इसका सही आंसर है पार्ट ए। इस तरीके से यहाँ पे दिखाया, तो मैंने इन दो जो पार्ट ए और बी है ये एक ही ग्राफ पे मैंने दिखाया था, लेकिन काइनेटिक एनर्जी का बी वाला है और पोटेंशियल एनर्जी का ए वाला है। तो यहाँ से आप काइनेटिक एनर्जी के बारे में भी ऐसा ही क्वेश्चन, लेकिन अगर यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी के बारे में काइनेटिक एनर्जी ऑफ फंक्शन ऑफ पोजीशन अगर लिखा होगा तो उसका आंसर होगा फिर पार्ट बी, लेकिन यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी के बारे में लिखा है तो पार्ट ए इसका सही आंसर है। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, इसके यहाँ दिए हुए हैं सारे ये, जिसको आप स्क्रीनशॉट करके आप चीज़ों को समझ सकते हो किस तरह से हैं किस तरह से नहीं है। यहाँ पे देखिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो कमेंट सेक्शन में लिख लीजिए कि किसका सबसे अच्छा स्कोर रहता है, इन 20 में से कितने क्वेश्चंस आप ठीक कर पाए हैं। और आप तमाम दोस्तों से गुजारिश रहेगी, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और नोटिफिकेशन के बटन पे क्लिक करके नोटिफिकेशन को ऑन रख लीजिए। जब भी कोई दूसरी नई वीडियो, चाहे एमसीक्यू के रिलेटेड हो या किसी टॉपिक के रिलेटेड हो, जब जैसे ही मैं वीडियो यूट्यूब चैनल पे इसी चैनल पे चढ़ाऊँगा तो आपको आसानी वो नोटिफिकेशन के ज़रिए से मिल जाएगी। तो शुक्रिया दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर। तब तक दीजिए इजाज़त, खुश रहिए, मस्त रहिए और एग्ज़ाम की
बहुत अच्छे मेहनत से तैयारी कीजिए। थैंक यू, बाय बाय।